दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और लगातार हम जो सीरीज चला रहे हैं एएलपी और टेक्नीशियन की, आज उसी का 72 नंबर का पार्ट्स करेंगे। इसके पहले हम बहुत सारे पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आप एनटीपीसी ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये पार्ट आप देख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल होता है टीयर फर्स्ट में यानी कि सीबीटी 1 में सबका लगभग सेम होता है। और दोस्तों इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन वीडियो की आपके पास पहुंचती रहे। देखो आज का पहला क्वेश्चन है, पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी? तो ये था मुंबई। यानी कि सबसे पहली जो कपास की मिल कारखाना फैक्ट्री लगाई गई थी वो लगाई गई थी मुंबई में। ठीक है, लेकिन किसकी? कपास की। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। कई बार घूम फिर कर ऐसे आ जाते हैं। करा है एक्स वाई जेड यू तथा वी 5 मित्र हैं, उनकी लंबाई के आधार पर तुलना की गई है। मतलब जो छोटा है बड़ा है उसके हिसाब से उनको कंपेयर किया है। कोई भी 2 मित्रों की लंबाई समान नहीं है। मतलब इनमें से जो 5 मित्र हैं कोई ऐसे नहीं है जो एक ही हाइट के हों। अब कह रहा है यू वाई से छोटा है, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम इधर की तरफ लिखते हैं बड़ा, इधर बड़ा और इधर छोटा। ठीक है, ऐसे चल रहे हैं। अब कह रहा है यू वाई से छोटा है, तो मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए कि वाई यहाँ पर होगा और u उससे छोटा है तो छोटा यहाँ पर होगा, मान लिया थोड़ी देर के लिए। लेकिन कह रहा है u y से तो छोटा है लेकिन x से लंबा है, तो x से लंबा है का मतलब कि x यहाँ पर कहीं पर होगा तभी तो u लंबा होगा इससे, भाई इससे छोटा और इससे बड़ा। अगला कह रहा है x से लंबा है, z सबसे लंबा है, तो इसका मतलब है कि z सबसे किनारे पर इधर आएगा क्योंकि सबसे बड़ा या लंबा बात वही कर रहे हैं। और x v से लंबा है। अब जो x है वो v से लंबा है, इसका मतलब v और भी छोटा होगा, ये तो बोला जा रहा है। अब कह रहा है तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? तो आप बताओ कि सबसे तीसरा लंबा व्यक्ति कौन सा पड़ेगा? तो ये पड़ेगा हमारा, ये वाला व्यक्ति पड़ेगा। तीसरा सबसे लंबा व्यक्ति कौन सा होगा? ये देखो 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे ये आ रहा है यू, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन को गलत करते करते हम लास्ट तक एक पेज कर लेते हैं फिर भी आंसर नहीं आता। लेकिन देखना आज शॉर्ट ट्रिक कैसे बताऊंगा मैं आपको। ब्याज की समान दर पर 24,000 के मूलधन पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 60 रुपये है, तो ब्याज की दर बताना है। यानी कि 24,000 रुपये जमा करे गए, उसमें से 2 साल बाद देखा गया कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो अंतर मिला है वो 60 रुपये का है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है डिफरेंस डी इक्वल होता है पी आर अपान में 100 और इसका होल स्क्वायर, ये होता है। अब डिफरेंस का मतलब अंतर, अंतर कितना है? 60 का, तो यहाँ पर लिख दो आप 60 बराबर पी 24,000 और आर तो हमें पता ही करना है, तो यहाँ पर लिख दो ये और इसको कर दो स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे इसको ऊपर भेज सकते हैं। मान लो कि मैं इसको लिख सकता हूँ 60 गुणे में ये अगर 100 है, स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, और नीचे आ जाएगा ये 24,000 कर दो आप नीचे, 3 जीरो हैं, बराबर में बचेगा यहाँ पर आर स्क्वायर। ये बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पर 4 जीरो हैं, यहाँ नीचे कितने? 3 जीरो से काट दो इसको, 3 जीरो। ठीक है, कट गया। अब देखो 6 कम 6, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 2 जीरो बचेंगे यानी कि 100 बचेगा, और 6 चौक 24 4 बचेगा, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 100 बटे 4 बचेगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ आर स्क्वायर बराबर 100 बटे में 4। अब इसको अगर आप काटोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू 50, तो आर की बराबर क्या हो 25 है, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? √25, यानी कि 5 आंसर आ जाएगा हमारा। तो देख लो 25 का अंडर रूट क्या होता है? 5, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव डैश की अवधि के लिए होता है? तो ये होता है 6 वर्ष की अवधि के लिए। यानी कि राज्यसभा के सदस्य हमेशा 6 साल के लिए चुने जाते हैं और इनकी न्यूनतम आयु जो होती है वो होती है 30 वर्ष। यानी कि अगर कोई राज्यसभा सदस्य बनना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए। ठीक है, और राज्यसभा एक उच्च सदन होता है और उच्च सदन होता है ये कभी भंग नहीं होता, इस वजह से हम इसको बोल देते हैं स्थायी सदन के रूप में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, तो स्थायी सदन भी हम इसको बोलते हैं। अच्छा, हमने बात करी यहाँ पर कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है, लेकिन आपको बताना है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल। ठीक है, ये बताना है। देखते हैं आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है वंशागति नियम यानी कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की खोज किसने की थी? तो ये करी थी ग्रेगर मेंडल ने। ठीक है, याद रखना इसको, क्योंकि कई बार ऐसे आ जाते हैं स्टेटमेंट या ऐसे कोई कोटेशन आ जाते हैं जो हम छोड़ करके चले जाते हैं, उनको स्किप कर देते हैं, लेकिन याद रखना अब अगर कोई आता है तो गलत नहीं हो। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, इसमें कहा जा रहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा है, यानी कि किसने लिखा है? तो ये हर्बर्ट स्पेंसर है, उनका ये वाक्य है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर है, हर्बर्ट स्पेंसर। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है, यानी कि जो हम लोग ज़्यादातर व्यापार करते हैं विदेशों से वो किस टाइप में होता है? तो समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से ही होता है, और सबसे ज़्यादा समुद्री जो जहाज़ होते हैं उनसे होता है, क्योंकि जो भारी चीज़ें होती हैं उनको हम पानी की वजह से बहुत भारी भारी चीज़ें हम समुद्री जहाज़ों के माध्यम से ला सकते हैं, लेकिन ऊपर से अगर उड़ कर के आ रहे हैं तो उतना ज़्यादा भारी वजन नहीं ला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात करिए। तो देखो सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं बड़ी वाली। तो सबसे बड़ी का मतलब है सबसे बड़ा अंक 9, तो हमें बताना है 6 अंकों की, तो 6 बार 9 लिख दो आप। ये और ये कितने हुए? अब हो गए 6। ठीक है, अब कह रहा है सबसे छोटी, तो सबसे छोटी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 बना दो और बाकी सारे आप 0 लगा दो, ये हो जाएंगे यहाँ पर 0। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख इतना बन रहा है। अब दोनों का हमें अंतर बताना है, तो घटा दो आप 0 में से 9, ऐसे 9 में से 0, फिर यहाँ ये, फिर यहाँ ये, और 9 में से 1 गया तो 8 आएगा, तो 89 ऐसे करके ये आंसर आ जाएगा। तो देख लो यहाँ पर 89, 9 9 9 4 बार, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये आ जाएगा चौथा नंबर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो खिलाफत आंदोलन के जो मेन लीडर थे वो थे शौकत अली। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी घुमा के पूछ लिया जाता है कि खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे है? तो शौकत अली से है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को डैश के तौर पर मनाया जाता था, तो इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे, पहले 26 जनवरी 1930 को मनाया था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है संयोजी इलेक्ट्रॉन डैश मौजूद होते हैं। तो परमाणु की सबसे बाह्य कक्षा में होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, जैसे मान लो कि इसमें कितने हो गए? 2 हो गए, ये इधर, ये बाहर वाले में हो गए 3 हो गए, ऐसे करके 3। तो ये बाहर से क्या करेगा? दूसरे वाले से यहाँ पर क्या करेगा? इससे समझौता करेगा, या तो लेगा इलेक्ट्रॉन या तो उसको देगा। तो यही होती है संयोजी, यानी कि बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे बाहरी कोष में, वही हमारे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में कहा जा रहा है किसी वर्ग की 2 आसन्न भुजाएं की लंबाइयों में क्रमशः 35 और 25% की वृद्धि की जाती है, परिणाम स्वरूप प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक होगा, यानी कि कितना अंतर हो जाएगा। अगला है, अब देखो किसी वर्ग की 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई इतनी है, 35% 25% की वृद्धि हो रही है, तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से डैश अधिक होगा, ये बताना है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम मान लो कि यहाँ पर एक वर्ग है, ये है वर्ग और ये है आयत, और अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? मान लो कि ए भुजा है तो ये भी ए होगा, या मैं बी मान लेता हूँ, हालांकि ए होता है वर्ग में, ये ए है और ये बी है। अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो भुजा गुणे भुजा ही तो करते हैं, और अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो भी हम भुजा गुणे भुजा ही तो करते हैं। तो इसका मतलब हम पहले इनको देख लें भुजाएँ कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो देखो यहाँ पर मान लो कि पहले वर्ग रहा होगा, तो 35% को लिख सकते हैं इतना, और नीचे लिखोगे, इसको काटोगे, 5 7 35, 5 दूनी 20, यानी कि अब देखो पहले 20 था, अब 7 और बढ़ गया, तो कितना हो गया होगा? 27/20, यानी कि पहली भुजा 20 रही होगी और बढ़कर 27 हो गई। दूसरी को क्या किया गया? 25% को हम 25/100 लिख सकते हैं, 25 एकम 25, 25 चौको 100, मतलब 1/4। पहले 4 था, अब 1 बढ़ गया, यानी कि 5/4 हो गया। अब 5/4 हो गया का मतलब पहले जो भुजा थी वो 4 थी सेंटीमीटर, और ये 5 हो गई, और ये 20 थी, ये हो गई। मतलब पहली वाली भुजा ये 20 है और ये है, तो इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 चौको 80। तो पहले क्षेत्रफल हमारे हिसाब से आ रहा था 20 चौको 80, अब कितना आएगा? 27 गुणे में ये 5, तो कर दो 27 गुणे में 5, तो हो जाएगा 5 7 35, 5 दूनी 10 और 3 13, 135 आ जाएगा।
भाई देखो 5 7 35, 5 दूनी 10, 3 13, 135, यानी कि अब जो क्षेत्रफल है वो 135 सेंटीमीटर स्क्वायर है और पहले था 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लो हमें बताना है कितना अधिक है परसेंट में। तो देख लो मैं इसको सही से लिख देता हूँ। ये हो जाएगा, पहले था 80, अब हो गया है 135। तो कितना बढ़ गया है ये देखो यहाँ पर, तो ये बढ़ गया है हमारे हिसाब से 20 35, तो ये हो जाएगा 55। तो 55 बढ़ गया है और पहले कितना था 80 था, गुणे में कर दो 100। तो मतलब जितने की बढ़ोतरी हो गई है वो ऊपर लिखो और जितना पहले वाला एरिया था वो नीचे लिखो। 80 लिख दिया। अब 0 से 0 काट दो, इसको भी काटेंगे। 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 पंचे 10, मतलब इसको टोटल हम जब करेंगे तो हो जाएगा 55 गुणे में 5 और बटे आ जाएगा यहाँ पर 4। अब इसको आगे मल्टीप्लाई कराओ, 55 25, 55 25 2 27 इतना और बटे में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे काटो तो ये हो जाएगा 4 छंग 24 आ जाएगा, 6 बार में जाएगा, 3 बचेगा तो 35 हो जाएगा और 4 8 32 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 8 32, यहाँ पर हो जाएगा 30, तो पॉइंट लगा दो और ये हो जाएगा। ऐसे करेंगे तो 4 7 28 7 आएगा और फिर 2 आएगा तो 4 पंचे 20, मतलब 68.75 आ जाएगा परसेंट। देखो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही सही उत्तर है इसका, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि 11 बराबर 11x बटे 1 - 6 है तो 2x स्क्वायर का मान बताना है। तो ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा है 11, बराबर में लिखा है 11, इसको हम गुणे x लिख सकते हैं और नीचे 1 माइनस का x। अब देखो 11 से 11 कट जाएगा क्योंकि गुणा लगा है, तो हमारे पास बचेगा, ये बचेगा 1 बराबर x बटे में 1 माइनस का x। इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 1 माइनस का x। अब इसको फिर इधर अगर ले आओगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा x प्लस x 2x बराबर में 1। अब x की वैल्यू निकालोगे तो x इक्वल आ जाएगा 1/2, क्योंकि 1 के नीचे 2 पहुंच जाएगा, ये गुणे में है तो भाग में आ जाएगा, तो x बराबर 1/2 आ जाएगा। तो इसमें 2x स्क्वायर में x की वैल्यू 1/2 रख दो। तो देखो यहाँ पर x इक्वल आ गया है 1/2 और हमें रखना किस में है, 2x का होल स्क्वायर। तो देखो 2 और x की जगह पे 1/2, तो 1/2 और होल स्क्वायर कर दो, तो 2 से 2 तो कट गया, तो बचेगा 1 और 1 का होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि a b c d और e बाएं से दाएं के क्रम में एक संख्या के अंक हैं तो वह संख्या ज्ञात करिए। तो देखो जैसे हम लोग स्थानीय मान निकाले थे प्लेस वैल्यू, ठीक वैसे ये भी करना है। तो देखो कितने हैं टोटल अंक, 1 2 3 4 5 अंक हैं, तो 5 अंक का मतलब 5 होंगे उसमें से, ये तो फिक्स हो गया। तो 1 2 3 4 5 मान लिया कि 5 हैं, यहाँ भी 1 2 3 4 5 हैं। लेकिन हमें ये देखना होता है कि उसके आगे हमें 0 भी तो लगाना है। तो 0 देखो, मान लो 5 अंक है तो पहले वाले हम 4, फिर 3, फिर ऐसे जैसे जैसे हम इधर की तरफ चलते आएंगे 0 घटते जाएंगे, लास्ट में इतने हो जाएंगे। सही उत्तर इसका ये है। ठीक है, कोई भी नंबर मान के आप कर सकते हो। तो भी जैसे देखो मैं कर देता हूँ यहाँ पर, जैसे ABCD लिखा है, ABCD और E, इसको मान लेता हूँ 2 5 3 2 1, ऐसे मान लेता हूँ। अब अगर इनका तुम लिखोगे स्थान, प्लेस स्थान लिखोगे तो पहले में तो 1 हो जाएगा, फिर आगे प्लस करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, 20 लिखोगे, फिर आगे क्या लिखोगे, इसके बाद 2 0 लगेंगे ये वाले, 1 2 0, फिर आगे क्या लिखोगे, 5 लिखा है तो 5 के बाद 4 0 आ जाएंगे। कितने आएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 1 2 आया, फिर यहाँ पर 3 0, 1 2 3 0 आ जाएंगे। और ठीक वैसे मैं इसको आगे लिखता हूँ तो यहाँ पर आगे बार 4 0 आ जाएंगे ऐसे करके। तो देखो ठीक वैसे ही इसको भी लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, बांस दिवस माफ़ कीजिएगा, विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बैम्बू डे हर साल मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों, 18 सितंबर को। ऑप्शन चौथा सही उत्तर है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी तट एक है डैश के है, तो निम्न अवसादी तट है। पूर्वी तट जो है, जैसे देखो ये है, तो ये इधर का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, निम्न अवसादी तट है। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर है। जियोग्राफिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, खराई ऊँट भोजन के लिए मुख्यतः डैश पर आश्रित रहने के लिए जाने जाते हैं। यानी कि खराई ऊँट एक प्रजाति है उनकी, तो ये किसके लिए होते हैं, तो खराई से खारे से याद रखो, समुद्री खरपतवार जो होते हैं वहाँ पर उनके पे जीवित रहते हैं, उन्हीं को ये खाते हैं। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात
5, 8, 10, 13 है। इन कोणों में से सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा ये बताना है। तो देखो चतुर्भुज है और हमें पता है अगर सारे त्रिभुज को हम चतुर्भुज को जोड़ देंगे उनका कोण जो होगा वो 360 डिग्री का हो जाएगा। हमारे हिसाब से इनको जोड़ने पर क्या होगा, 8, 5, 13, 13, 10, 23 हो जाएगा और 23, 13 कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पर लिखेंगे 36x। ठीक है, अब 36 से 36 कट गया तो x की वैल्यू आएगी 10। अब देखो यहाँ पर कह रहा है सबसे छोटे कोण, तो रेशियो में सबसे छोटा क्या है 5 है और हमारे हिसाब से 5 है और 5x है और 5 की वैल्यू है कितनी, x की वैल्यू है 10, तो 10 से गुणा 50 हो जाएगा। सही उत्तर हमारा आ जाएगा चौथा, यानी कि 50 सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्बेकिस्तान का, इसको मैं थोड़ा और सही कर देता हूँ। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था, तो ये अलबरूनी आया था। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर है। ठीक है, कहाँ का रहने वाला था, अलबरूनी का। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कुली जैसे उपन्यास लिखे थे। बहुत फेमस है इनका अनटचेबल जो है, ये हर बार पूछा जाता है। तो ये लिखा था मुल्क राज आनंद ने। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी फ्रेंड्स 1969। ऑप्शन नंबर चौथा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है रीजनिंग का। कहा जा रहा है उस वेन आरेख का चयन करिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दिखाता है। वेन आरेख का मतलब होता है जो डायग्राम हम बनाते हैं उसी को बोलते हैं। थोड़ा सा जूम करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखो मैं जो सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि महिलाएं जो हैं ये महिलाएं बड़ा वाला गोला, और महिलाएं ही सारी की सारी महिलाएं या तो कुछ विवाहित हैं और कुछ चिकित्सक हैं। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर है इसका। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करिए, यानी कि एक विशेष ठीक ढंग पे हमें क्रमबद्ध लगाना है। प्यूपा, पूर्ण कीट, लार्वा और अंडा। तो सबसे पहले क्या होता है, एक होता है अंडा, तो ये मान लो कि पहला नंबर। अंडे से क्या बनता है, ये बनता है लार्वा, तो ऑप्शन दूसरा सही उत्तर। दूसरा क्या, पहले दूसरा। फिर इसके बाद क्या बनता है प्यूपा, तो ये होता है प्यूमा जब उसके अंदर ही होता है। फिर छोटा जब निकलता है बाहर तो वो होता है। फिर जब उससे बड़ा हो जाता है, पंख वंख आ जाते हैं, वो पूर्ण कीट हो जाता है। तो देख लिया ऑप्शन, पहले डी आएगा, फिर सी आएगा, ए आएगा और फिर बी आएगा, बी सी ए बी आएगा। ऑप्शन नंबर माफ़ कीजिएगा डी सी ए बी आएगा, बी तो 2 बार हो गया ना, डी सी आएगा, डी सी ए बी। तो देखो डी सी ए बी ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर है। अगला कथन पे आते हैं और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये रिपीट होकर हर एक सेट में कम से कम 3 से 4, 5 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। किसी किसी में 6 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखो अपनी दूसरी विजिट पर डॉक्टर ने नुस्खे को बदल दिया। ठीक है, अब धारणा हम क्या बना सकते हैं, पिछले नुस्खे से रोगी को कोई लाभ नहीं हुआ था, तो हो सकता है तभी तो हुआ होगा, भाई उसको कोई लाभ नहीं मिला होगा तभी तो उसने अपने नुस्खे को बदल दिया है, अपना ट्रीटमेंट जो है उसका तरीका बदल दिया, दवाइयाँ बदल दी होंगी। तो ये सही है, तो पहला सही कहा जा रहा है। दूसरे में कह रहा है रोगी ने पहले नुस्खे को गंभीरता से नहीं लिया था। अब देखो यहाँ पर रोगी ने लिया कि नहीं लिया इसका कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि डॉक्टर की बात हो रही कि डॉक्टर ने अपने आप को बदला है, उसने ट्रीटमेंट बदला है, तो ये डॉक्टर के बारे में बात हो रही ना कि पेशेंट के। अब पेशेंट ने लिया हो या ना लिया हो, अगर उसने नहीं लिया गंभीरता से तो डॉक्टर नुस्खा क्यों बदलता, उसको पता नहीं चल जाता कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब वो नहीं ले रहा, तो बदलने की ज़रूरत ही नहीं थी ना उसको, तो बदलने को तो फिर दूसरे वाले को भी बदल देगा। तो यहाँ पर दूसरा सही नहीं है, केवल पहला ही सही उत्तर है। तो केवल धारणा से फर्स्ट अंतर्निहित है, यानी कि निहित है। तो देखो यहाँ पर संख्याओं 26, 44, 56 और 104 में से प्रत्येक में क्या घटाया जाए कि ताकि प्राप्त शेष समानुपात में हो जाए। समानुपात का मतलब है कि ये दो संख्याएं यानी कि 26 अनुपाते 44 हो जाए और ये अनुपात करके ये हो जाए 56 अनुपाते में 104, ऐसे करके। अब हम क्या घटा दें सभी में से, तो देखो अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि हम 6 घटाते हैं, तो अगर 26 में से 6 हटाएंगे तो 20 आएगा, और इधर देखो 44 में से अगर हम कितना हटाएंगे, 6 हटा लेंगे, तो 6 हटाएंगे तो आ जाएगा 38, तो हो जाएगा 38। लेकिन इधर भी तो देखो, इधर 56 में से हमने कितना हटाया 6, तो 50 आ जाएगा, और इधर हटाएंगे कितना 6 हटाएंगे तो ये आ जाएगा 98। तो देखो इसका और इसका कोई संबंध नहीं बन रहा वो हिसाब से, ठीक है। अब देखो अगर हम ऑप्शन के हिसाब से जो भी सही है उसको देख लेते हैं, 8 हटाते हैं तो क्या होगा। तो देखो 26 से अगर 8 हटा लोगे आप तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 18।
अनुपात कर लो। 44 में से 8 हटाओगे तो आएगा 36, यानी कि 18 का दोगुना हो रहा है। अगले में क्या होगा, 8 हटा दो तो 8 हटाने पर आ जाएगा 48, अनुपात 104 में से 8 हटाएंगे 96, यानी कि देखो बिल्कुल सही आ रहा है। 18 का दोगुना 36, तो ठीक वैसे ही 48 का दोगुना 96, तो ये सही उत्तर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर है। अगला बाद में करेंगे दोस्तों। आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाती है, और इसके आगे वाले पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं, जो भी अगला पार्ट होगा इसका, तो आप इसी वीडियो के नीचे जिस वीडियो को आप देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना, लिंक मिल जाएगी अगला पार्ट के नाम से, वहाँ पर क्लिक करके इसका अगला पार्ट भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके पीछे वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक वीडियो की लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप कंप्लीट पार्ट्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, हमने अलग से प्लेलिस्ट बता दिया है रेलवे सिलेबस पेपर, तो उस पर क्लिक करके आप सारे पार्ट्स देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप एनटीपीसी, ग्रुप डी या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं रियल में, तो भी आपको यहीं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, नीचे की तरफ आप चेक कर लेना, मिल जाएंगे, या फिर प्लेलिस्ट आपको ऐसे ही एनटीपीसी ग्रुप डी की मिल जाएगी, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। लेकिन हाँ, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए ये प्रीवियस ईयर जितने भी रेलवे क्वेश्चन पेपर हैं आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो उम्मीद है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन भी दबा लिया होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।